बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद फ़ातिमा अहमद। फ़िज़िक्स की 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था डायनामिक्स। आज हम उसके पार्ट 2 कंटिन्यू करते हुए तो हमने जो ओवरव्यू देखा चैप्टर का उसमें कहा था कि फ़ोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम देखेंगे। फिर हमने कहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की। फिर उसके बाद फ्रिक्शन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, फर्स्ट टू जो इसके आइटम्स हैं लाइक फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम ये यहाँ से बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने एंड किया था टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड टू द ग्रेविटी होता है, दैट इज़ डिनोटेड बाय mg, एंड द जो ब्लॉक है दैट मास इज़ m, एंड द टेंशन दैट इज़ प्रोड्यूसेस इन द स्ट्रिंग इज़ t. It's just a simple scenario, tension and acceleration in a string. Today we are talking about the vertical motion of two bodies attached to the end of the string that passes over the frictionless pulley. Okay, now let's start it. तो हम बात करनी है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, कि हमने टू बॉडीज़ कोई भी डिफरेंट मास को अटैच कर देना है। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। ठीक है, और हमने वहाँ पे चेक करेंगे कि उसकी वर्टिकल मोशन जो है वो कैसी है, हम वो देखेंगे। हमने क्या करना है, स्टार्ट में कंसिडर करें टू बॉडीज़ ए एंड बी। ठीक है, जो बी है उसका मास लेस है एज़ कम्पेयर टू ए। ठीक है, और जो वेट है बोथ ऑफ द बॉडीज दैट इज़ डायरेक्टिंग डाउनवर्ड m1g एंड m2g। एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड है। ठीक है, क्योंकि जो वेट हमारे पास ए ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी डाउनवर्ड है। फिर इसके बाद जो इसकी टेंशन है वो अपवर्ड होती है स्ट्रिंग की। फिर जो ऑब्जेक्ट बी है उसका भी जो वेट है वो डाउनवर्ड है m2g, एक्सेलरेशन अपवर्ड है क्योंकि अब वेट ए हमारे पास ज़्यादा है। जब ए हैवियर है तो वो मूविंग डाउनवर्ड है विद सम एक्सेलरेशन, जिसको हमने ए कह दिया। अब जो बी है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक ही जा रही होगी। ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन हमने बी, ये हमारे पास सिंपल सा एक सिनेरियो हमने कह दिया। ये हमारे पास पुल्ली से हमने कह दिया कि पुल्ली से फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, तो ये हमारा सिंपल सा कनेक्शन है। फिर हमने बात की वेट m1g इज़ ग्रेटर दैन टेंशन। ज़ाहिर है जो हमारे पास वेट है वो ग्रेटर दैन टेंशन है, तभी तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। टेंशन का जो स्ट्रिंग की टेंशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। फिर हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे ए, वो हमारे पास है m1g माइनस टी। जो वेट डाउनवर्ड है माइनस उसमें टेंशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो हम कहेंगे F1A इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, हमने फोर्स को सिंपल डिनोट कर दिया एफ ए से। ऑफ द ऑब्जेक्ट ए है तो हमने यहाँ पे कह दिया कि फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ए m1g माइनस टी। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा m1a माइनस m1g माइनस टी। ठीक है, बाकी तो राइट हैंड साइड सेम रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमने इसको फिर इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी जो बी है उसकी बात करेंगे। अब क्या था, बॉडी ए तो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, बॉडी बी क्या थी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी क्योंकि उसका जो वेट है वो लेस है, जिसको हमने कहा कि m2g की हमने जिसको डिनोट किया w इज़ इक्वल टू mg, तो हमने ऑब्जेक्ट 2 था तो m2 कह दिया। फिर हम बात करेंगे जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, b इज़ इक्वल टू t माइनस m2g। टेंशन जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि मास कम है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ए की तरफ पुल हो रहा होगा। ठीक है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो हमारे पास जो इसकी जो टेंशन है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी, उसमें से हम वेट को माइनस कर देंगे फिर, तो टेंशन माइनस m2g। तो इसमें भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो F इज़ इक्वल टू एम ए, तो हम कहेंगे T माइनस m2g इज़ इक्वल टू m2 है। इसे हमने क्या कही थी, इक्वेशन 2 है। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड करेंगे और हम इससे हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। हम कहते हैं कि जो m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a, टी माइनस m2g इज़ इक्वल टू m2a, इन दोनों को ऐड किया तो t के साथ माइनस साइन है, एक टी का प्लस साइन है, टी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास पीछे बच जाएगा m1g माइनस m2g
इज़ इक्वल टू m1a प्लस m2a। फिर हमने इन दोनों में से g हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, g m1 माइनस m2, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगी m1 प्लस m2, यहाँ से a कॉमन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने कहा हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है m1 प्लस m2, हम दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे फिर a इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये इक्वेशन a होगी। हमने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी वर्टिकल मोशन में तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हमने टेंशन, हमने कहा कि हमने जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड कर दी, हमें टेंशन फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो टेंशन के लिए फार्मूला, जो इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो t माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1g माइनस टी, ऊपर नीचे राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर नीचे आ जाएगी, और जो इक्वल टू के साथ बाद में राइट हैंड साइड है m2a डिवाइडेड बाई m1a। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को कैंसिल कर देंगे, दोनों कैंसिल होगी। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम कहेंगे t माइनस m2g इंटू m1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1g माइनस टी m2 इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, t इंटू m1 माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस टी m2। अच्छा, इसके बाद क्या हमने इस वाली वैल्यू में से हमने क्या किया, tm1 माइनस tm2 इसको एक साइड पे ले गए, इन दोनों वैल्यूज़ को g वाली जो टर्म्स है इनको एक साइड पे ले गए, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से जब t की टर्म्स को एक जगह ले जाएंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा t इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इंटू m1 m2 इंटू जी। हमने t फाइंड करना तो हम कह देंगे 2m1 m2, ठीक है। यहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है m1 प्लस m2, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे, तो साथ g मल्टीप्लाई हो जाए। ये हमने टेंशन फाइंड करनी होगी तो ऐसे फाइंड करेंगे। ये जो हमने पूरा सिनेरियो डिस्कस किया कि जो वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस टू अ फ्रिक्शनलेस पुली, पूरा का पूरा हमने सिनेरियो डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं एडवर्ड मशीन, ठीक है। इस जो अरेंजमेंट है, सब अरेंजमेंट्स को नाम दिया जाता है एडवर्ड मशीन। इसी तरह अगर हमें ग्रेविटी फाइंड करने का कोई कह दे तो हम कैसे करेंगे, सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जी वो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास g इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो हमने यहाँ से g की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम इसका न्यूमेरिकल एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता है 2 masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the end of the inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string. Find the acceleration system and tension in the string. Sorry, it was written 2 times. When both masses are moving vertically. ठीक है कि आपके पास दो मैसेज हैं 5.2 kg का और 4.8 kg का, वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है और फिर उसको फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच किया गया है। आपने उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है जब वो मूविंग वर्टिकली मूव कर रहे हो, इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। जब वर्टिकली मूव करें तो डेटा हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं मैस 1 की वैल्यू 5.2 kg है, मैस 2 की वैल्यू 4.8 kg, एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला कहते हैं एक्सेलरेशन का कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, दोनों की मैस की वैल्यू पुट कर दें 10, और साथ ग्रेविटी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड ही है तो हमने 10 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि वो ए ऑब्जेक्ट हैवियर था देन बी, तो वो ए जो था वो मूव डाउनवर्ड था। तो हमने जब इन दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 0.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वो कहता है टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन का फार्मूला क्या था, 2 इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, तो 2 इंटू 5.2 kg इंटू 4.8 kg डिवाइडेड बाई 5.2 kg प्लस 4.8 kg, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तब हम इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आएगा टेंशन का 15 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस। कि आपने मोशन उन दो ऑब्जेक्ट्स की फाइंड करनी है, अगर वो एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा।
ठीक है, इसके लिए हम सिनेरियो क्या देखेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ए और बी रख लिया। ठीक है, हम कहेंगे कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड 2। ए मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होगा तो इसकी टेंशन अपवर्ड है, सेम फ्रॉम लाइक द प्रीवियस सिनेरियो। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली है। फिर उसके बाद अब जब ए का वेट ज़्यादा होगा तो बी क्या हो रहा होगा, स्लाइड हो रहा होगा। तो इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो m2g है। ठीक है, और एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स ही आ रही होती है, एक अपवर्ड फोर्स है जिसको हम आर डिनोट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर ये एक्सेलरेशन जो जिससे वो मूव कर रहा होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी की ए है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ए जो है जितनी उससे एक्सेलरेशन से उसे अपनी तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा उतनी ही बी उतनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, वेट उसका m1g है ग्रेटर देन टी है। ठीक है, टेंशन से उसका वेट ग्रेटर है, तो हम कहेंगे जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए m1g माइनस टी। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, हमारे पास m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है, अब जो फोर्स जो बी के ऊपर एक्ट कर रही है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो वेट उसका m2g जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, फिर एक्शन आर है अपवर्ड है, फिर उसके बाद टेंशन टी इन द स्ट्रिंग है जो हॉरिजेंटली मूव कर रही है। अब जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है हमारे पास, उसकी हॉरिजेंटल मोशन है। तो m2g और जो r है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, चाहे जो उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो जो उसकी जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी टेंशन बच जाएगी। तो हम कहेंगे जो टेंशन की वैल्यू है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से t इज इक्वल टू m2a। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को सेम लाइक द प्रीवियस वन इन दोनों को ऐड कर दें, हमारे पास टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m1g इज इक्वल टू, तो हमारे पास जब m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमने टेंशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास टेंशन क्या थी, टी इज इक्वल टू m2a था, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाती है। अब सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू हम टेंशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू m2 इंटू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमारे पास आ जाती है। इसका भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है 3.5 एग्जाम्पल है जो कि सिंपल जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए 3.4 उसकी तरह ही है, तो इसको अपने बुक से खुद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है वो फोर्स एंड मोमेंटम की। ठीक है, फोर्स एंड मोमेंटम हमने देख लिया था क्या था, तो हम इनको अभी कम्बिनेशन देख रहे हैं फोर्स एंड मोमेंटम का। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने कंसिडर किया एक बॉडी कंसिडर की जिसका मास m है। ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है और जो उसके पे फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी पे वो प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद जब वो मूव कर लेगा फोर्स होगी एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन है, थोड़े टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी भी आ रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, vf। इसी तरह जब हम मोमेंटम को रिलेट करेंगे तो हम कहेंगे अगर हमारे पास उसमें पी आई वेलोसिटी के साथ वी आई और वी एफ जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ मोमेंटम आ रही है, तो हम कहेंगे वो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आती है। ठीक है, साथ ही इनिशियल फाइनल मोमेंटम आ रही है तो हम उसको रिलेट करेंगे वेलोसिटीज़ के साथ, तो हम कहते हैं जब उसको वेलोसिटी का रिलेट करेंगे तो हम कहते हैं हम पी इज इक्वल टू एम बी कहते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम है, तो इनको हमने उसको उसी फॉर्म में लिख लिया कि हमने कहा पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या हम इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय, अब रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो हम इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को टाइम से डिवाइड कर दिया, फिर हमने देखा कि इसमें जो मैथ्स अब दोनों में कॉमन है, मैथ्स चाहे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी फाइनल वेलोसिटी जो भी है आपके पास मैथ्स तो चेंज नहीं हो रहा, दोनों का जो मैथ्स है वो सेम रहेगा। आपने मैथ्स को कॉमन ले लिया, फिर कहा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये एक वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, इन दोनों को आप ये जो इक्वेशन है उसे ये कह दिया। फिर कहते हैं सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जितनी चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन उतनी ही होगी।
जो वो फोर्स उसे प्रोवाइड कर रही होगी। तो हम कहेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसको हमने एक्सेलरेशन से डिनोट कर दिया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो हम कहेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन ए डिनोट कर दिया। फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी भी एम ए की इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो इनकी जो ये राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाती हैं। तो हम कहेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इन अ बॉडी, अच्छा, when a force act on a body it produces an acceleration in a body and it will be equal to the rate of change of the momentum of the body। ये हम कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, इन मोमेंटम हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो हमने इस सिनेरियो में देखा है। हम कहेंगे कि द व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज था, और एफ इज इक्वल टू एम में है तो हमने कह दिया प्रोड्यूस मैस या कोई भी ऑब्जेक्ट का हो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो विल बी इक्वल टू द रेट एंड चेंज। फिर इसके अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी के साथ ही हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कहता है, एग्जांपल है आपकी बुक की 3.6, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड। एक बॉडी है, उसका मास 5 kg है, वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की। आपने उसकी फोर्स फाइंड करनी है कि अगर आपको उसको स्टॉप करना पड़े 2 सेकंड के बाद तो कितनी फोर्स है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। तो डेटा में क्या आएगा, हमारे पास मास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम 2 सेकंड है, फाइनल हमने फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, और हमारे पास मास कितना है 5 kg। ठीक है, और हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी है 10 मीटर पर सेकंड है, तो हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर ली, दैट इज़ 50 न्यूटन सेकंड्स। फाइनल मोमेंटम इसी तरह फाइंड करेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी 5 इंटू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है हमारे पास, तो हमारे पास 0 न्यूटन। अब हम फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। तो हमने जब वैल्यू पुट की 50 न्यूटन माइनस 0 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, तो 50/2 फोर्स आ गई हमारे पास 25 न्यूटन सेकेंड्स की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 25 न्यूटन पर सेकंड की फोर्स हमें रिक्वायर्ड है कि हम उस बॉडी को जो 5 ग्राम की है उसको 2 सेकंड्स के बाद स्टॉप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे हमने मोमेंटम की बात की, मोमेंटम हमारे पास क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो जाहिर है कि वो डिपेंड भी किस पे कर रहा होगा, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, ये मोमेंटम था। अब हम हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम कहता है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास हमने जो वर्ड यूज़ किया इसमें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा मतलब सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी, इस तरह सिस्टम। अब हमने आइसोलेटेड सिस्टम में भी बात की, एक वर्ड यूज़ किया सिस्टम का, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है वो क्या है। तो सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टन बाउंड्रीज, एक सर्टन बाउंड्री है उसके अंदर जो ग्रुप बने हुए किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के, तो हम उसको नाम दे देंगे सिस्टम है। ठीक है, अब वो आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनेगा, वो ग्रुप जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ विद ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कि उस जो ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है उसके ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो दैट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फिर अब हमने कहा मोमेंटम की डेफिनेशन की, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स होंगे आपस में कोई इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो आपस में जो है वो कांस्टेंट, उनका जो मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बैलून की एग्ज़ाम्पल ली है, और ये एयर बैलून है। ठीक है, इस बैलून की एग्ज़ाम्पल हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं कि मतलब कि जो अपवर्ड जो बैलून की जो एयर है वो गोज डाउन एक्शन है, और जो बैलून गोज अप है दैट इज़ द रिएक्शन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम में हम कैसे देखेंगे, हम कहते हैं कि जो बैलून है
और जो इसके अंदर जो एयर है, ठीक है, हम उसको हम अभी हमने उसकी जो एयर है वो गो डाउन नहीं है, अभी हमने एयर जो है बैलून से वो बाहर नहीं निकाली। जब बैलून के अंदर एक एयर है मौजूद है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, सिस्टम है, और सिस्टम क्या है, एक रेस्ट कंडीशन में है। जब ये सिस्टम एक रेस्ट कंडीशन में है तो हमने कहा कि इसका जो स्टार्ट में रेस्ट कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, ज़ीरो। ठीक हो गया, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। जैसे ही हमने बैलून को सेट फ्री किया उसके अंदर से क्या हुई, एयर स्केप करना शुरू हुई। एयर जो है वो स्केप करेगी तो बैलून क्या हो जाएगा, सेट फ्री हो जाएगा और उसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना, किसी भी स्पेसिफिक कोई भी इसकी सम वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी हो सकती है विद सम वेलोसिटी। तो जो एयर जो उस बैलून में से बाहर आ रही होगी वो हमारे पास पोजेस करेगी किस चीज़ को, मोमेंटम को। उसके पास क्या है, मोमेंटम। तो कहता है टू कंजर्व मोमेंटम द बैलून मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एयर रशिंग आउट, कि जो मतलब कि जो बैलून है वो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जिस डायरेक्शन में उसकी एयर आउट हो रही होगी बैलून से, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेता है वो कोलिजन्स की, लाइक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ स्फेरिकल शेप्स, कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनकी स्फेरिकल शेप में उनकी कोलिजन्स की बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि आप कंसिडर करें हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसका एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 है, m2 है। ठीक है, और वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं दोनों, और उनकी जो वेलोसिटी है एक की u1 है, एक की u2 है। हमने यहाँ पे वेलोसिटी को u1 u2 से रिप्रेजेंट किया है टू डिफरेंशिएट फ्रॉम समथिंग जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमने कह दी दोनों की वेलोसिटी क्या है, u1 u2 है। अब दोनों का जो मैस है वो m1 और एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। तो जब वो मूव करेंगे तो दोनों एक दूसरे को पास जब आएंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 है वो हमारे पास क्या है, m1 u1। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ना पी आई ऑफ मैस m इज़ m1 u1, ये आ गया। फिर हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 u2। इनिशियल मोमेंटम मैस 2 का है वो हमारे पास m2 u2 है। हमने u2 क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ मैस m2। फिर हमने कहा जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का कोलिजन्स करने से पहले की हम बात करें, हमने ये नहीं कहा कि कोलिजन, हमने सिर्फ ये बात की है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं बस किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से। जब टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगी सिस्टम की बिफोर कोलिजन तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमने कह दिया हमारे पास केस 1 है जी, अभी हमारे पास इनिशियल स्टेज इनकी हैं। दैन हम बात करेंगे कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद जो है m1 जो है वो m2 को हिट करती है, दोनों में कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अच्छा, जब वो कोलिजन्स के बाद वापस अपनी बैकवर्ड उनकी जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी उनको, ठीक है, उनमें रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो मूव करेंगी। तब हम क्या बात करेंगे, तब हम कहेंगे कि जो फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास m1 v1। अब हमने जो उसकी वेलोसिटीज़ हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की मैस m1 और m2 की, उनको हमने डिनोट किया v1 और v2 से। ठीक है, और जो मैस है उनके डिफरेंट मैस भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैस है तो हमने कहा कि एक का ऑब्जेक्ट का मैस m1 है और एक ऑब्जेक्ट का मैस m2। और दो पिक्चर में आपको एक सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट m1 है इसका मैस ज़्यादा है या m2 है इसका मैस कम है, मतलब इन दोनों के जो मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। फिर इस तरह जब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2 की तो वो है हमारे पास m2 v2। इस तरह जब हम टोटल फाइनल मोमेंटम हम फाइंड करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स की, एक सिस्टम की सॉरी, कोलिजन के बाद, तो वो हमारे पास आती है m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हमारे पास कोलिजन्स के बाद का सिनेरियो आ गया। अब हम कहते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन्स एंड टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन्स किसी भी सिस्टम की वो आपस में इक्वल होंगी। तो हम कहेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 हमारे पास क्या है, इक्वल हो जाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 के लाइक जो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन्स और टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन्स हमारे पास इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गन एंड द बुलेट की। हम एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास जो हम अगर एक गन है उसमें से हमने भी बुलेट फायर नहीं की तो जो हमारे पास गन एंड द बुलेट है दोनों रेस्ट कंडीशन में होंगे, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, ज़ीरो हो जाएगा।
जैसे ही हम जो गन है उसको फायर करेंगे तो बुलेट जो है गन में से शूट करेगी और उसका कोई ना कोई एक मोमेंटम होगा, ठीक है। मोमेंटम होगा तो उसकी मोमेंटम में ही उसकी मास और वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो हम मोमेंटम वापस डिपेंड किस पे करता है, मास एंड वेलोसिटी पे। तो हमने उस मास और वेलोसिटी को एक नाम दे दिया, दैट इज़ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहती है, हमारे पास टोटल मोमेंटम जो गन का जो बिफोर फायर्ड है वो ज़ीरो, ठीक है, जो ज़ीरो है, और जो आफ्टर है वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या था इनिशियल मोमेंटम ऑफ बिफोर द फायर, क्या था हमारे पास ज़ीरो था, जो आफ्टर द फायर ऑफ द मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे पास जो बुलेट का जो मास है वो हमारे पास m है, और उसकी जो वेलोसिटी है v है, और जो गन का मास है m है, और जो रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन प्रोड्यूस हो रही है कि जो उसकी बैकवर्ड मूवमेंट आ रही है गन को फायर करने के बाद, तो वो हमारे पास v है। ठीक हो गया। तो हम टोटल मोमेंटम की बात यहाँ पे करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाती है, आफ्टर द गन इज़ फायर्ड एम वी प्लस एम वी, कि जो हमारे पास गन की जो मोमेंटम है और उसकी जो रिकॉइल फोर्स आ रही है गन के जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको जग सा प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मास है बुलेट का और जो वेलोसिटी है, ठीक हो, कि दोनों के मोमेंटम की, मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो वो क्या हो गया, एम वी, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल एंड स्मॉल में कन्वर्ट कर दी। हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि हमारे पास टोटल मोमेंटम जो गन एंड बुलेट है आफ्टर द गन इज फायर्ड, जो हमारे पास इक्वल किसके होगा, बिफोर द गन इज़ फायर्ड का जो टोटल मोमेंटम होगा इन दोनों की इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने कहा एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली हमने कहा कि जो बिफोर फायर्ड हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास आफ्टर फायर्ड की इक्वल हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी, बिफोर फायर्ड की, रेस्ट कंडीशन में थी गन हमारे पास, तो मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो। तो हमने अब क्या किया, एम वी यहाँ पे प्लस होता है, वहाँ जाके माइनस कर दिया। हमने अब वेलोसिटी फाइंड की, तो हमारे पास आंसर है माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम। हमने कहा कि हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि जो वेलोसिटी है बुलेट की वो अपोजिट डायरेक्शन में फायर कर रही होगी, जो गन की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी बुलेट की जो फायर करने के जो उसकी वेलोसिटी होगी उससे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रॉकेट की। तो रॉकेट एंड जेट इंजन की एग्जांपल है हमारे पास, वो भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जो डिफरेंट ये जो मशीन्स हैं, जो रॉकेट वाली और ये जेट प्लेन्स वगैरह हैं, ठीक है, इनमें जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके क्या होता है कि हॉट गैस है वो प्रोड्यूस होती है एज द बर्निंग ऑफ द फ्यूल की वजह से। तो वो क्या करती हैं, उनका लार्ज मोमेंटम होता है, तो ही वो उनको इतनी अपवर्ड, इतनी हाई जो हाइट पे लेके जा सकती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जो मशीन, इस तरह की जो मशीन्स होती हैं रॉकेट्स और जेट इंजन्स की, उनमें भी इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम जो है वो लगती है, और टोटल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है, और इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं हमारे पास। अब इनकी वेलोसिटी जो है वो हमने कहा कि जो इनकी वेलोसिटी है वो बड़ी हाई होती है। उस हाई होने की वजह क्या है, जो हमारे पास जो मशीन है वो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गेन कर रही होती है। टोटल मोमेंटम क्या होता है, उसका कंजर्व रहता है, जिसकी वजह से इसको हाई स्पीड मिलती है। इसके बाद करते हैं इसकी एग्जांपल, आपकी बुक पे एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल 3.7 को। तो एग्जांपल है हमारे पास 3.7, कहता है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ़ इट्स मास इज़ 5 kg। आपके पास जो एक बुलेट है उसका मास कितना 20 ग्राम, तो डेटा में हमारे पास आ जाएगा मास 20 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.02 kg। उसकी वेलोसिटी कहता है हमारे पास कितनी 100 मीटर पर सेकेंड उस, ठीक है। और जो उसको एक गन से उसको जब फायर किया जाएगा तो गन की जो वेलोसिटी, जो उसका मास है गन का, वो है 5 kg। तो उसकी जो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है उस गन की, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो उसका फॉर्मूला है वो एम वी प्लस एम वी, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो हमारे पास क्या है, ज़ीरो। वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास, तो हमने क्या कहा कि जो गन है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, सॉरी जो बुलेट है अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो गन है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑल दिस वीडियो इज़ टू मच लेंथी नाउ, सो इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है हमारे पास और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है।
तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस।